नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। जो आपकी सीआरपीसी है, उसके हम एमसीक्यू को देखेंगे। तो देखते हैं अध्याय 2, दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन के बारे में हम देखेंगे। यह प्रश्न आपके एडीपीओ के साथ ही सीजे के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसी के साथ हम प्रश्न पढ़ते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है? सहायक लोक अभियोजक जो आपके इन अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है? धारा 20, 24, 13 या फिर 25। इसका सही हो जाएगा धारा 25 के तहत सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है। देखते हैं दूसरा प्रश्न। इसकी क्लास 1 से 50 तक एक क्लास में एमसीक्यू डले हैं। इसी के साथ 51 से 100 दूसरी क्लास में हैं। आज आपकी 101 से 150 तक एमसीक्यू किए जाएंगे। मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में अभियोजन संचालन करते हैं। अभियोजन कौन संचालन करते हैं? शासकीय अधिवक्ता, पुलिस निरीक्षक, उप निरीक्षक पुलिस, इसी के साथ सहायक लोक अभियोजक। तो कौन करते हैं इनके लिए? सहायक लोक अभियोजक करते हैं। सही हो जाएगा आपका डी, सहायक लोक अभियोजक करते हैं। प्रश्न क्रमांक 103 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत देखना है अपने, कौन सा कथन गलत है आपका? जहां कोई सहायक लोक अभियोजक किसी विशिष्ट मामलों के प्रयोजन के लिए उपलब्ध नहीं है, वहां कोई पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा। यह निरीक्षक के पंक्ति के नीचे का है, यह निरीक्षक की पंक्ति के ऊपर का है। उसने उस अपराध के अन्वेषण में कोई भाग नहीं लिया है जिसके बारे में अभियोजक अभियुक्त अभियोजित किया जा रहा है। उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही हो जाएगा वह निरीक्षक की पंक्ति के से ऊपर का होना चाहिए। बी आपका सही आंसर। प्रश्न 104 देखते हैं। पुलिस अधिकारी को सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते बशर्ते क्या होना चाहिए? उसका पद इंस्पेक्टर के पद के नीचे का होना चाहिए, उसने जांच में भाग लिया हो, वह पुलिस निरीक्षक के पद का हो, इसी के साथ उसका पद इंस्पेक्टर के पद से नीचे का नहीं हो और उसने जांच में भाग नहीं लिया हो। इसका है उसका पद इंस्पेक्टर के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए और उसने जांच में भाग नहीं लिया हो। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नेक्स्ट 105। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक सरकार की तरफ से न्यायालय में प्रस्तुत होते हैं। लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक लिखित प्राधिकार से न्यायालय में हाजिर होते हैं और अभिवाच्य रखते हैं। तीसरा है लोक अभियोजक एवं सहायक लोक अभियोजक दोनों ही मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में सत्र न्यायालयों के अभियोजन का संचालन करने के लिए नियुक्त होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? केवल ए, केवल दूसरा, केवल तीसरा या फिर पहला, दूसरा, तीसरा? तो इसमें पहला, दूसरा और आपका तीसरा तीनों सही हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 106। निम्नलिखित में से किस धारा में अभियोजन निदेशक का प्रावधान किया गया है? किस धारा में किया गया है? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 25 का में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 25 25 ए है, 25 बी, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 25 सी में या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यह किया गया है 25 ए में। ए वाला आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 107। अभियोजन संचालन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 25 ए में किस संशोधन अधिनियम को जोड़ दिया गया है? किसे जोड़ दिया गया है? अधिनियम 25 2005 का संशोधन, अधिनियम 45 2005 का, अधिनियम क्रमांक 2 2005 का या फिर 2005 का अधिनियम संख्या 15 के लिए जोड़ दिया गया है। तो इसका सही है 2005 का अधिनियम संख्या 25 को जोड़ दिया गया है। ये आपका सही आंसर। प्रश्न 108।
कोई व्यक्ति अभियोजक निदेशक या उस अभियोजन निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए केवल तभी पात्र होगा यदि वह अधिवक्ता के रूप में निम्नलिखित में से 3 वर्ष तक व्यवसाय में रहा हो। कम से कम 5 वर्ष तक। निम्नलिखित में से कितने वर्ष व्यवसाय में रहा हो? कम से कम 5 वर्ष, कम से कम 7 वर्ष, कम से कम 10 वर्ष, कम से कम आपका 14 वर्ष। तो इनका सही आंसर हो जाएगा, पिछली वीडियो में भी यह क्वेश्चन आया था, कम से कम 10 वर्ष। सी आपका सही आंसर। प्रश्न 109, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियोजन निदेशक या उप अभियोजन निदेशक की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसकी अनुमति से की जाती है? राज्य के राज्यपाल से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से, भारत के राष्ट्रपति से, या फिर आपका उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से की जाती है। तो यह है आपका उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से की जाती है। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 110, अभियोजन निदेशक किसके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है? जो आपका अभियोजन निदेशक किसके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है? सर्वोच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के, गृह मंत्री के, या फिर मुख्य राजगृह मंत्री के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है? तो इसका सही है प्रमुख गृह राजगृह विभाग के प्रशासनिक रूप में कार्य करता है। डी आपका सही आंसर। प्रश्न 111, उच्च न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रत्येक लोक अभियोजक पर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक अधीनस्थ होंगे। उच्च न्यायालय के, राज्य सरकार के, अभियोजन उप निदेशक के, या फिर राज्य सरकार के होंगे। इसका सही आंसर है अभियोजन उप निदेशक के होंगे। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 112, जिला न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के लिए नियुक्त प्रत्येक अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक तथा धारा 25 के तहत नियुक्त किया गया सहायक लोक अभियोजक अधीनस्थ हैं। किसके हैं? देखिए, कभी कभी जब पेपर देने जाते हैं तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है। सबसे जो पहला क्वेश्चन था, देखिए इसमें लिखा है सहायक लोक अभियोजक अधीनस्थ हैं, धारा 25 के तहत ये नियुक्त होते हैं, तो इसी में ये लिखा है। आंसर देखते हैं। जिला न्यायालयों के, उच्च न्यायालयों के, अभियोजन निदेशक के, या फिर गृह विभाग के होता है? इसका है अभियोजन निदेशक के। सी आपका सही आंसर। प्रश्न 13 देखते हैं। लोक अभियोजक के कृत्यों का पालन करने में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 25A के उपबंध निम्नलिखित में से किसको लागू नहीं होते हैं? नहीं का विशेष ध्यान रखेंगे, नहीं होते। हेलो, प्रश्न देखते हैं 13 वाला। लोक अभियोजक के कृत्यों का पालन करने में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 25 का के उपबंध निम्नलिखित में से किसको लागू नहीं होते हैं? किसको लागू नहीं होते हैं? उप अभियोजन निदेशक को, या फिर उच्च न्यायालय को? आपका बा और दा दिया गया है, इसमें 2 ऑप्शनों का गैप है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो आपका सही आंसर होगा वो होगा राज्य का महाधिवक्ता। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका अध्याय 3 है, न्यायालयों की शक्तियां, पावर ऑफ कोर्ट। प्रश्न 14, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 26 भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराधों के विचारण का अधिकार कैसे प्रदान करती है? उच्च न्यायालय को किसे प्रदान करती है? उच्च न्यायालय को, सेशन न्यायालय को, प्रथम सूची में निर्दिष्ट न्यायालय को, या फिर उपयुक्त सभी को करती है? तो इसमें उच्च न्यायालय को भी करती है, सेशन न्यायालय को, प्रथम सूची में अभिष्ट न्यायालयों को करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी वाला, उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न 115, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अनुसार यथासंभव भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 376 का से घात तक के अपराधों का विचारण महिला पीठासीन अधिकारी न्यायाधीशों को करना चाहिए?
धारा 26 का, धारा 26 खा, धारा 25 और उपयुक्त में से कोई भी नहीं, तो यह सही हो जाएगी धारा 26 का, 26 ए या फिर, तो ए वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 116 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा किशोरों के मामलों में अधिकारिता से संबंधित है, अधिकारिता से संबंधित है? तो धारा 25, धारा 26, धारा 27 या फिर धारा 28, तो सही हो जाएगा धारा 27, सी आपका सही आंसर। प्रश्न 17 किशोर अपराधियों के मामलों में निम्नलिखित में से कौन विचारण के लिए सक्षम है? द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इसी के साथ कार्यपालक न्यायिक मजिस्ट्रेट। इसका सही आंसर है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ए सी, सी ऑप्शन वाला इसका सही हो जाएगा। प्रश्न 118 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों द्वारा कारित ऐसे अपराधों का विचारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या बाल अधिनियम 1960 या किशोर अधिनियम के उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए उपलब्ध कराने वाले तत्व समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के अधीन विशेष रूप से शक्तियों सशक्त किसी न्यायालयों द्वारा किया जा सकता है, जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है, जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, जो 10 वर्ष या अधिक कारावास से दंडनीय नहीं है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसका है मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, क्योंकि इधर ये पूछ रहे हैं 16 वर्ष से कम आयु की व्यक्तियों द्वारा कारित किए गए अपराध, तो मृत्यु और आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 119 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 27 के अनुसार किशोर की उम्र कितनी होनी चाहिए? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 12 वर्ष या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है 16 वर्ष, ए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 120 सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा दिए गए मृत्यु दंड की अवस्था में दंड की पुष्टि किया जाता है या फिर किया करते हैं उच्चतम न्यायालय द्वारा किया करते हैं, उच्च न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या राष्ट्रपति के अनुमोदन पर केंद्र सरकार द्वारा किया करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय द्वारा। जो आपके सेशन न्यायालय या अपर सेशन न्यायालय हैं, ये अगर मृत्यु दंड देते हैं तो पुष्टि किससे करवाते हैं? उच्च न्यायालय से करवाते हैं, बी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 121 अपर सेशन न्यायाधीश निम्नलिखित दंडादेश पारित कर सकता है? विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी कर सकता है, कोई भी, परंतु यदि मृत्यु दंड दिया गया है तो उच्च न्यायालयों की पुष्टि के बाद ही होगा, 10 वर्ष तक या फिर 7 वर्ष तक। तो कोई भी, परंतु यदि वह मृत्यु दंड दिया गया है तो उच्च न्यायालय की पुष्टि के बाद ही सुना सकते हैं, बी आपका सही आंसर। प्रश्न 122 आजीवन कारावास का दंडादेश निम्नलिखित में से किसके द्वारा पारित किया जा सकता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, सत्र न्यायाधीश द्वारा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा और प्रथम श्रेणी के कोई मजिस्ट्रेट द्वारा कर सकते हैं, तो ये है सत्र न्यायाधीश, बी आपका सही आंसर। प्रश्न 123 निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय आजीवन कारावास के लिए दंडनीय मामले का विचारण कर सकता है? मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का, सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या फिर ये सभी कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर है आपका मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के, ये आपका सही नहीं होगा, ठीक है ना। इसी के साथ है आपका सत्र न्यायाधीश, तो ये आपका सही हो जाएगा, सत्र न्यायाधीश सही है, बी सही है। प्रश्न क्रमांक 124 आजीवन कारावास का दंड सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा दिया जाता है, यह उच्च न्यायालय के पुष्टिकरण का विषय है, ये उसकी शक्ति के ऊपर होता है, उच्च न्यायालयों की पुष्टि का विषय नहीं है, बिना पक्षकार को सुने पारित किया जा सकता
है जो आपका आजीवन कारावास और का दंड सहायक सेशन न्यायालय द्वारा किया जाता है। तो क्या किया जाता है आपका, ये उनकी शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। बी सही आंसर। प्रश्न 125, सहायक सेशन न्यायाधीश कितनी सजा दे सकते हैं? जो आपके सहायक सेशन न्यायाधीश हैं वो कितनी सजा दे सकते हैं? आजीवन कारावास, मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक सजा को छोड़कर विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी सजा दे सकते हैं। तो बी आपका सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 126, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यायिक शक्तियों के संबंध में गलत है? कौन सा कथन न्यायिक शक्तियों के संदर्भ में गलत है? उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। इसी के साथ सेशन सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, किंतु उसके द्वारा दिए गए मृत्यु दंड या उच्च न्यायालयों द्वारा पुष्टि किए जाने की आवश्यकता होती है। देखिए इस क्वेश्चन में शक्तियों के रूप में गलत है, इस क्वेश्चन में गलत पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो आपका पहला तो सही हो जाएगा, दूसरा वाला भी आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ सहायक सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश दे सकेगा जो मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय नहीं है। इसी के साथ सहायक सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत ऐसा कोई दंडादेश दे सकता है जो आजीवन कारावास से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है आपका डी वाला, डी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 127, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंडादेश दे सकते हैं मृत्युदंड तक, आजीवन कारावास तक, 20 साल की कैद तक या 7 साल के कारावास तक दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर है 7 वर्ष के कारावास तक, डी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 128, एक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दंडादेश दे सकता है 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास या 5,000 रुपए से अनधिक जुर्माने का, ये या फिर दोनों का। 5 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास या 10 वर्ष या फिर आपका 5 वर्ष से अनधिक कारावास या 10,000 रुपए से अनधिक जुर्माना या दोनों दे सकते हैं। 7 वर्ष के अनधिक अवधि के लिए कारावास या जुर्माने से जो किसी भी राशि तक हो सकता है या फिर दोनों से होगा। इसी के साथ आपका तो ये आपका सी वाला सही आंसर हो जाएगा। 7 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास या जुर्माने से जो किसी भी राशि तक का हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 129 है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायाधीश दे सकता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायाधीश क्या दे सकता है, देखते हैं। कोई भी दंडादेश जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो, आजीवन कारावास का दंडादेश और 7 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास का दंडादेश दे सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं, डी आपका सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 130 देखते हैं, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकतम जुर्माने का दंडादेश दे सकता है। अधिकतम कितना जुर्माने का दंडादेश दे सकता है? तो इनमें से कोई नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निम्न अवधि के कारावास का दंडादेश पारित कर सकते हैं। 7 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, 3 वर्ष के लिए या फिर 10 वर्ष तक। इसका सही आंसर हो जाएगा 7 वर्ष तक, बी आपका सही आंसर। 132, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायिक दंडादेश दे सकते हैं 3 वर्ष से अनधिक की अवधि का या फिर 10 वर्ष से अनधिक जुर्माने का। दूसरा है 1 वर्ष से अनधिक के कारावास या 5 रुपए से अनधिक जुर्माने का, 3 वर्ष से अनधिक कारावास से या 5 रुपए से अनधिक जुर्माने का, 7 वर्ष से अनधिक के कारावास का या संहिता में विहित जुर्माने का हो सकता है। जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का जो न्यायिक दंडादेश दे सकता है उसके बारे में देख रहे हैं, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के बारे में। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 3 वर्ष से अनधिक कारावास और 10,000 रुपए, ए आपका
सही आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 133। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार निम्नलिखित में से कितनी कारावास की सजा दे सकते हैं? तो कितनी सजा दे सकते हैं देखते हैं। धारा 19 के अनुसार 3 वर्ष की, धारा 30 के अनुसार 3 वर्ष 6 मास की, या धारा 31 के अनुसार 7 वर्ष की, और धारा 27 के अनुसार 10 वर्ष की दे सकते हैं। तो इसके लिए सजा का है धारा 29 के अनुसार 3 वर्ष तक की। ये आपका सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 134। प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनधिक जुर्माने का दंडादेश दे सकते हैं 10,000, 5,000, 1,000, 5,000, 10,000 या फिर 50,000 दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर है 10,000। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट देखते हैं 135। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय अनधिक अवधि के कारावास का दंडादेश दे सकता है 5 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 4 वर्ष का। तो कितने का ये दे सकता है आपका 3 वर्ष। ये आपका सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 136। द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट का न्यायालय कारावास या फिर दंडादेश दे सकते हैं जिसकी अवधि अनधिक है। जिसकी अवधि क्या है? अनधिक है। तो इसका 2 वर्ष से, 3 वर्ष से, 1 वर्ष से और 7 वर्ष से। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 वर्ष से। सी आपका सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 137 है आपका। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय रुपए से अनधिक जुर्माने का दंडादेश दे सकता है 1,000, 3,000, 5,000 या फिर आपका 10,000। तो 5,000 इसका सही आंसर। प्रश्न नेक्स्ट दिया गया है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर बताना है। देखिए हम बार बार कहते हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। सूची 1 है, सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, इसी के साथ सुमेलित नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही आंसर दिखाना है। सूची 1 है, ये सूची दूसरी है। ए वाला है स्पेशल मेट्रोपॉलिटी मजिस्ट्रेट, आगे दिया है 7 वर्ष तक का कारावास अथवा जुर्माना। नेक्स्ट चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। द्वितीय श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष तक का कारावास अथवा जुर्माना। सहायक सत्र न्यायाधीश 1 वर्ष तक का कारावास अथवा 5,000 रुपए तक का जुर्माना। तो इसको आपको सही करना है। इसका हो जाएगा, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा जो स्पेशल मेट्रोपॉली मेट्रोपॉलिटिक मजिस्ट्रेट होता है, यह आपका 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित करते हैं। चीफ मेट्रोपॉलिटिक मजिस्ट्रेट होते हैं, वह आपके 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दे सकते हैं। द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट 1 वर्ष तक का कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना। और सहायक सत्र न्यायाधीश यह 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों कर सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2। आपका डी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नेक्स्ट है प्रश्न 139। 139 एक संघीय अपराध विचारणीय है न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, सत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा या इन सभी द्वारा। इसमें हो जाएगा इन सभी द्वारा विचारणीय है। डी आपका सही आंसर। प्रश्न 140। भारतीय दंड संहिता 1860 के किस धारा 1860 की धारा 324 के अंतर्गत अपराध किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है? जो आपकी धारा 324 है उसका अपराध किसके द्वारा विचारणीय है? न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा या द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा। तो आपका सही हो जाएगा किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा। बी आपका सही आंसर। प्रश्न 141। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न
किस धारा में जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा कारावास के दंडादेश की व्यवस्था करती है? धारा 30(1) में, धारा 31 में, धारा 32 में या फिर धारा 34 में करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 30(a) में। ए आपका सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 142, यदि कारावास मुख्य दंडादेश के एक भाग के रूप में दिया गया हो और उस दशा में जुर्माना न देने के व्युत्क्रम के लिए कारावास की अवधि उस अपराध के लिए देय कारावास से अधिकतम नहीं होगी। एक चौथाई, एक तिहाई, आधा या फिर आपकी दो तिहाई। तो यह होगी आपकी एक चौथाई से ज्यादा नहीं होगी। यदि कारावास मुख्य दंडादेश के एक भाग के रूप में दिया गया हो तो उस दशा में जुर्माना न देने के व्युत्क्रम के लिए कारावास की अवधि एक चौथाई होगी। ये आपका सही आंसर। प्रश्न 143, व्युत्क्रम होने पर कारावास अधिनिर्मित किया जा सकता है। अधिरोपित मुख्य दंडादेश के साथ साथ भोगे जाने का अधिरोपित मुख्य दंडादेश के व्यक्त अतिरिक्त न्यायालय द्वारा माफ किया जा सकता है। उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो आपके अधिरोपित मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 144, कोई भी न्यायालय किसी अभियुक्त को उतने से अधिक का दंड नहीं दे सकता जितने की विधि के अंतर्गत वह देने के लिए सशक्त है। यह दंड विधि का एक सर्वमान्य सिद्धांत है, किंतु इसका एक अपवाद दिया गया है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दिया गया है? तो यह धारा 30, 31, 32, 33। तो यह किस धारा में दिया गया है? इसके लिए आपकी धारा 31 में दिया गया है। बी आपका आंसर सही आंसर। प्रश्न 145, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31 द्वारा प्रावधानिक एक ही विचारण में कोई अपराध के लिए दोष सिद्ध होने के मामले में दंडादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 7 वर्ष से अनधिक कारावास से, 10 वर्ष से अनधिक कारावास से, 20 वर्ष से अनधिक कारावास से या 14 वर्ष से अनधिक कारावास से। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 14 वर्ष से अनधिक कारावास से। आंसर सी वाला आपका सही हो गया। प्रश्न 146, 146, मजिस्ट्रेट एक ही विचारण में कोई अपराधियों के लिए दोष सिद्ध होने के मामले में अधिकतम कितने वर्ष की तक के कारावास का दंडादेश दे सकते हैं? अधिकतम 14 वर्ष तक। कुल दंडादेश उस दंड के की मात्रा के दुगने से अधिक नहीं होना चाहिए जिसे वह देने के लिए सक्षम है। उपयुक्त में से दोनों या फिर किसी भी सीमा तक कोई भी दंड नहीं दिया जाना चाहिए। तो उपयुक्त दोनों, पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं 147। तो प्रश्न आपका नेक्स्ट देखा जाएगा। एक मिनट। प्रश्न आपका नेक्स्ट यह रहा 147, किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्तियां और कर्तव्यों का प्रयोग या पालन किया जा सकता है उसके पद उत्तरवर्ती द्वारा, अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा, सहायक सत्र न्यायाधीश द्वारा या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। इसका सही है उसके पद उत्तरवर्ती द्वारा। वी नहीं, सॉरी, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए आपका सही आंसर। अध्याय 4, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्ति। अध्याय 4 का जो सीआरपीसी है उसमें क्या दिया गया है? वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्ति। उसी से हम अध्याय 4 से एमसीक्यू बनाए हैं। देखते हैं 148, विशिष्ट पुलिस अधिकारियों की शक्तियां वर्णित हैं। धारा 161 में, धारा 154 में, धारा 36 में या फिर धारा 32 में बताई गई हैं। तो धारा 36 वाला सी आपका सही आंसर। प्रश्न 149, सेकंड लास्ट प्रश्न है दंड। इसके बाद एक प्रश्न और है अभी। दंड प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत वह उपबंधित है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की
पर्याप्त सहायता करने के लिए बाध्य है। धारा 34 में, धारा 35 में, धारा 36 या फिर धारा 37 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 37। डी आपका सही आंसर है। प्रश्न 50 और 150 और लास्ट वाला प्रश्न है। दंड प्रक्रिया संहिता की जो धारा 37 के अंतर्गत सभी व्यक्ति मजिस्ट्रेट या पुलिस की सहायता के लिए बाध्य हैं। देखो ऊपर ही बता दिया गया है, यही क्वेश्चन आपका ऊपर था, यही की यही आपका नीचे आ गया है। तो धारा 37 के अंतर्गत सभी व्यक्ति मजिस्ट्रेट या पुलिस की सहायता के लिए बाध्य हैं। कौन है? तो जिसे वह मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, उसे पकड़ने या भागने से रोकने के लिए बाध्य हैं। इसी के साथ है परिशांति भंग के निवारण या रोकने के लिए बाध्य हैं। और सी देखते हैं हम, रेलवे को क्षति पहुंचाने के प्रयास से रोकने के लिए बाध्य हैं। तो आपका ए, बी और सी आपका सही हो जाएगा। आंसर होगा उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त सभी वाला डी आपका आंसर सही हो जाएगा। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेहनत करें, आप अवश्य सफल होंगे।